नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी ढीली है, गला काफ़ी ख़राब है, प्लीज़ बियर विद मी। करंट अफेयर्स की वीडियोस अभी आपको मिल रही हैं, एडिटोरियल भी मिल गई है। कोशिश करूँगा कि मैं जीएस की 1-2 वीडियोस आज और डाल दूँ। गारंटी नहीं दे सकता, गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं पहली न्यूज़। नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल लिंक्स क्रैकर सेल्स टू एयर क्वालिटी। देखिए, इसके बारे में आज एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल था। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मंडे को एनजीटी की बेंच ने क्या बोला कि भैया 10 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में वो सिटीज़ और टाउन्स जहाँ पे एयर क्वालिटी पुअर एंड अबव की कैटेगरी में आती है, यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, वहाँ पे आप पटाखे नहीं फोड़ सकते 10 से 30 नवंबर में। मतलब कंप्लीट बैन है पटाखे फोड़ने पे। ये किसने बोला? एनजीटी की बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। फिर उन्होंने बोला कि वो जगहें जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉडरेट या उससे नीचे की कैटेगरी में आती है, वहाँ पे पटाखे फोड़े जा सकते हैं, बट वो ग्रीन पटाखे होने चाहिए और साथ साथ पटाखे केवल 2 घंटे के लिए फोड़े जाएंगे। तो टाइम आवर्स डिसाइड किए जाएंगे और उसके बीच में पटाखे फोड़े जाएंगे। मतलब जहाँ पे पुअर एंड अबव है एयर क्वालिटी, वहाँ पटाखे फोड़ेंगे ही नहीं, और जहाँ पे मॉडरेट या उससे नीचे है एयर का पॉल्यूशन लेवल, वहाँ पे पटाखे आप केवल ग्रीन वाले फोड़ सकते हो और केवल 2 घंटे के लिए फोड़ सकते हो। उसके बाद ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में ये भी बोला है कि अच्छी चीज़ ये है कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे स्टेट्स में भी फायर क्रैकर्स को सेल पे और यूज़ पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया है, जो कि भले ही फायर क्रैकर्स को तोड़ने से आप फेस्टिवल को मना सको, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको जो कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ना तोड़ने से आप बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स को बचाते हो, जिसमें एल्डरली, चिल्ड्रन, पर्सन्स विद कोमोर्बिडिटीज सब आते हैं। और चूंकि एयर पॉल्यूशन कोविड-19 को भी एग्रवेट कर देता है। कैसे एग्रवेट करता है ये मैंने एडिटोरियल में डिस्कस किया, एडिटोरियल की वीडियो देखिए जाके। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अच्छा, इस एनजीटी की बेंच के सामने बहुत सारे स्टेट्स ने ये रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि भैया ग्रीन क्रैकर्स को तो एटलीस्ट अलाउ करिए, क्योंकि देखिए दिवाली का जो टाइम है वो पटाखे फोड़ने का त्योहार है। राम जी वापस आए थे वनवास के बाद, तो पटाखे भाई, अब तो देखिए हिंदू कल्चर में ही ये पार्ट बन गया। और हिंदू कल्चर ही क्यों, चूंकि इंडिया में इतने मैसिव लेवल पे दीपावली मनाई जाती है, तो सारे धर्म के लोग मनाते हैं। तो उस केस में अगर आप सब लोगों को पटाखे फोड़ने से मना कर दोगे तो काम गड़बड़ है। तो कम से कम ग्रीन पटाखे फोड़ने की तो परमिशन दीजिए। तो यहाँ पे एनजीटी ने बोला है कि नहीं, देखिए एयर क्वालिटी जहाँ पे मॉडरेट है या उससे कम है, वहाँ पे एयर क्वालिटी उतनी ख़राब नहीं है, पटाखे फोड़ना कुछ हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन जहाँ पे एयर क्वालिटी पुअर या उससे ज़्यादा है, वहाँ पे पटाखे फोड़ने से और डेथ्स हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल लॉसेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ये लोगों की जिंदगियों को बचाना, लोगों की हेल्थ को सेफगार्ड करना। आगे चलते हैं। कोविड-19 वैक्सीन कुड बी 90% इफेक्टिव फाइजर। देखिए, एक वैक्सीन ज्वाइंटली डेवलप की जा रही है फाइजर और बायोएनटेक के साथ, और ऐसा स्टेटमेंट आया है फाइजर का मंडे को कि ये जो वैक्सीन बन रही है दिस इज 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन। इस वैक्सीन के ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स चालू हैं। नाम क्या है इस वैक्सीन का? तो नाम है BNT162B2। ठीक है, तो ये इसका नाम है। उसके आगे बात की जाए, जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं इस वैक्सीन की, उससे ये पता चलता है कि देखिए प्रोटेक्शन इन पेशेंट्स वाज अचीव्ड 7 डेज आफ्टर सेकेंड ऑफ 2 डोजेस। 2 डोजेस दी जाएंगी इस वैक्सीन में। पहली डोजेस के 28 दिन बाद वो पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो रहा है, और दूसरी डोज के 7 डेज बाद वो क्योर हो रहा है। अब ये कंपनी ने बोला है कि अगर इन डोजेस को अप्रूवल मिलता है, इस वैक्सीन को अगर अप्रूवल मिलता है, तो हम 2020 में 50 मिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड कर सकते हैं और 2021 में 1.3 बिलियन डोजेस। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऑलमोस्ट तो साल खत्म हो गया है, आज तारीख है 10 नवंबर, तो भैया दिसंबर में साल खत्म है, तो 50 मिलियन डोजेस कैसे बना रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों, इमरजेंसी यूज के लिए ये जो वैक्सीन है वो 3rd वीक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में शायद इसको अप्रूवल मिल जाए। इस वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल चल रहा है और 3rd फेज ट्रायल बहुत हद तक इफेक्टिव है, 90% इफेक्टिव है। ये किसने बोला? फाइजर चेयरमैन एंड सीईओ एल्बर्ट बोर्ला। अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो उस केस में 3rd वीक ऑफ नवंबर तक शायद इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेस के लिए अप्रूवल मिल जाए। तो देखिए, Pfizer said it is gathering 2 months of safety data following the final dose
a requirement of the US Food and Drug Administration to qualify by emergency use authorization, which it expects by the third week in November. मतलब इनको एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर तक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे देगा और फिर ये लोग 50 मिलियन डोजेस इस साल में बना भी देंगे। अभी दुनिया भर में कोई और कोविड वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिल गया है? बिल्कुल, 2 रशिया की कोविड-19 वैक्सीन से इनको अप्रूवल मिल गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे। तो इन वैक्सीन को केवल रशिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, रशिया के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये जो फाइजर वाली वैक्सीन है BNT162b2, इसमें मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल वैक्सीन से थोड़ी अलग है। ट्रेडिशनल वैक्सीन में क्या होता है कि ट्रेडिशनल वैक्सीन बॉडी को ट्रेन करती हैं ताकि जो भी पैथोजन है, जो भी वायरस है, उस वायरस के चलते जो प्रोटीन आ रहे हैं उस प्रोटीन को किल कर सके, ऐसे बॉडी को ट्रेन करेंगी ट्रेडिशनल वैक्सीन। mRNA वैक्सीन में नहीं होता ऐसा। mRNA वैक्सीन क्या होती हैं कि जो वायरस है जिसके खिलाफ उस वैक्सीन को लड़ना है, उस वायरस का एक बहुत छोटा माइनर विरुलेंट फॉर्म को इस वैक्सीन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में डाला जाएगा। पेशेंट की बॉडी इस वैक्सीन के थ्रू आए गए उस कमजोर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा और फिर ये एंटीबॉडीज जो डोमिनेंट वायरस है, जो ऑलरेडी उस पेशेंट की बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, उससे भी लड़ेगा और उस पेशेंट को ट्रीट कर देगा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड टेक्नोलॉजी, ये एक गेम चेंजर मानी जा रही है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि सब कुछ सही चला जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 चीज आपको काम आएगी। फिर गूगल के ऊपर फिर से इल्जाम लगाया जा रहा है, गूगल टू बी प्रोब्ड फॉर एलिज्ड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। हुआ ये है दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टर जनरल के लेवल की प्रोब ऑर्डर की है। किसके अगेंस्ट? गूगल के पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के अगेंस्ट। ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए, गूगल एक बहुत मेजर, आप कह सकते हो, सर्च इंजन है। इंडिया के इंटरनेट मार्केट के एक मेजर पोर्शन पे गूगल का राज है और इस राज का गलत इस्तेमाल करके गूगल ने अपने ये जो पेमेंट गेटवे है गूगल पे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 2 पॉइंट्स पे गूगल पे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है कि गूगल प्ले का जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर पेमेंट का केवल एक ऑप्शन दिया जा रहा है और वो है गूगल पे। ठीक है ना? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि गूगल पे के पेमेंट सिस्टम के अंदर अगर इन ऐप परचेजेस करते हो, अपनी ऐप्स के अंदर जाके परचेज करते हो, तो वहाँ पे बहुत जगहों पे आपको एक ही ऑप्शन दिखता है और वो है गूगल पे का ऑप्शन। पहली बात तो ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गूगल के ऊपर कि अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन देना है तो आप सबका दो, पेटीएम का भी दो, बाकी व्हाट्सएप पे का भी दो, आप केवल गूगल पे का ऑप्शन क्यों दे रहे हो? पहली चीज़। और ये चीज़ दोस्तों मैंने भी ये की, जैसे मैंने जब अपने चैनल पे मेंबरशिप शुरू की थी, तो अभी मेंबरशिप आप लोग में से कई सारे लोग बोलते हो सर कि बाकी ऑप्शंस नहीं जा रहे, गूगल प्ले के अंदर पेटीएम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि गूगल ने अपने प्ले प्लेटफॉर्म के अंदर या तो क्रेडिट कार्ड्स कर रखे हैं या सिर्फ गूगल पे का ऑप्शन कर रखा है। वो अलग बात है कि आप पेटीएम में जाओ तो वहाँ पे आपको गूगल पे का ऑप्शन मिल जाएगा, बट गूगल पे के अंदर पेटीएम का ऑप्शन नहीं मिलता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो पहला इल्ज़ाम तो ये लगाया जा रहा है गूगल के ऊपर। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि सेकेंड इज एक्सक्लूडिंग अदर मोबाइल वॉलेट्स यूपीआई इंटरफेस एप्स इज वन ऑफ द इफेक्टिव पेमेंट ऑप्शंस। मतलब कि शायद मैंने दोनों चीजें इकट्ठे करके बोल दी हैं। पहला क्या है? मैंडेटरी यूज ऑफ गूगल प्लेस पेमेंट सिस्टम फॉर परचेजिंग द एप्स। अगर आपको गूगल के एंड्रॉयड स्टोर पे जाके कोई पेड ऐप खरीदनी है तो पेमेंट का ऑप्शन है केवल गूगल प्ले। और किसी ऐप के अंदर अगर आपको सामान खरीदना है तो भैया दूसरे वॉलेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल गूगल प्ले के पेमेंट सिस्टम को, जिसमें गूगल पे आता है, उसको इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिला के अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जो पेमेंट सिस्टम्स है उसमें दूसरे यूपीआई को अंदर घुसने नहीं दे रहा है गूगल। और इस बात पे गूगल पे एक इंक्वायरी सी बैठा दी है किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं इसके लिए फेसबुक रिस्पॉन्सिबल है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इससे 4 दिन पहले ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही जो व्हाट्सएप पे है उसको यूपीआई के तहत मल्टी बैंक मॉडल की चलने की परमिशन दी है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिर गूगल की एक और पॉलिसी है और वो पॉलिसी काफ़ी डेंजरस है। आपको पता है कि जो एंड्रॉयड स्टोर है ये गूगल का है। अभी इस एंड्रॉयड स्टोर पे मान लीजिए आपने अपनी ऐप बनाई और आपने ऐप बना के वहाँ पे लिस्ट कर दी और उस ऐप के अंदर लोग आ रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उस पेमेंट का 30% जाता है गूगल के पास। समझिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड भी है। गूगल ने मोनोपोलाइज सा कर दिया मार्केट में। यानी कल की डेट में अगर मान लीजिए आप अपनी कोई ऐप बनाते हो
और उस ऐप को गूगल पे रखते हो और उस ऐप के थ्रू आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने यूजर्स को, और उस यूजर सर्विस के लिए आप मान लीजिए कुछ पैसे चार्ज करते हो अपने यूजर्स से, तो उस केस में जो भी पैसा आएगा उसका 30% कमीशन गूगल अपने पास रखता है। अब ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। तो किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंड्रॉयड स्टोर पे जाके अगर आप कोर्स खरीद रहे हो ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पर ट्रांजैक्शन का गूगल 30% ले रहा होगा। एक चीज ये हो गई। इनफैक्ट मैं जो आपके साथ मेंबरशिप्स चार्ज करता हूँ ना, ये मेरी 199 की मेंबरशिप है, मैं आपसे बोलता हूँ कि हेल्प करना हो तो आप कर लीजिए। उस 199 की मेंबरशिप का जब आप पेमेंट करते हो ना, उसमें से लगभग 15 रुपए तो टैक्स में जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से 30% गूगल लेता है और बाकी का पब्लिशर को मिलता है, यानी मुझे मिलता है जो भी मेंबरशिप्स लॉन्च कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं गूगल जो अपनी पॉलिसीज है वो इस हद तक मोनोपोलिस्टिक कर रहा है और 30% का कमीशन चार्ज कर रहा है। मतलब अगर आप उनके प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके, तो मैं यूट्यूब के थ्रू कोई पेड ऑप्शन लेके आऊं या फिर मैं एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में कोई ऐप बना के अपना कोई कोर्स बेचूं, तो मुझे 30% पैसा गूगल को देना पड़ेगा। अब जब ये 30% पैसे वाली बात आई ना, तो गूगल का बहुत हद तक आप कह सकते हैं क्रिटिसाइजमेंट हुआ है। गूगल ने अभी के लिए 6 महीने के लिए 30% वाली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से रोक दिया है, सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक। लेकिन गूगल ने बोल दिया कि ये 30% तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। अब आगे देखते हैं कि गूगल कर पाता है कि नहीं कर पाता। हालांकि गूगल ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे आके कोर्सेज बेच रहे हैं तो 30% शेयर हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किस तरीके से ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डोमिनेट कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके इसको देख सकते हैं सर्च करके। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बाइडन जीता है, सेंसेक्स निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर उठ गया है, स्टॉक मार्केट्स बहुत तेजी से ऊपर उठ गए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आ गया, इस टाइप की चीज़ें हैं। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे बात करते हैं। अ स्टेप फॉरवर्ड इन प्रॉमिस ऑफ अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, कि मान लीजिए एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को आपने चारों तरफ से बंद कर रखा है। जब ट्यूब को आपने चारों तरफ से बंद कर रखा है तो अंदर हवा का एयर प्रेशर आपने कम कर रखा है। अब देखिए, नॉर्मल अगर आप एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से किसी चीज को चलाओ तो एयर फ्रिक्शन आएगा, हवा में हवा है, ठीक है ना, तो हवा प्रेशर डालेगी, तो अगर आप इस डायरेक्शन में तेजी से जा रहे हो तो हवा का प्रेशर उल्टी डायरेक्शन में पड़ेगा। इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि चारों तरफ से एक सील्ड ट्यूब के अंदर एक पॉड को घुमाते हैं। पॉड आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आप बैठ जाओगे इस सीट पे आप सीट बेल्ट लगा लोगे, ये आगे से बंद हो जाएगा और ये चारों तरफ से इनक्लोज्ड है एक एयर टाइट कंटेनर में। वहां पे एयर प्रेशर को कम रखा गया है। क्यों कम रखा गया है? ताकि जब ये पॉड उस ट्यूब के अंदर 600 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलेगा ना, तो एयर प्रेशर से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन कम होगा और इससे आप बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे लोगों को लेके जा सकते हो बहुत कम समय पे, और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। तो आप देखते हैं प्लेन उड़ते हैं। अभी प्लेन स्ट्रेटोस्फियर में क्यों उड़ता है? दो वजह हैं। एक तो स्ट्रेटोस्फियर में जो एटमॉस्फेरिक हवा की डेंसिटी है वो कम है। दूसरा, स्ट्रेटोस्फियर में वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है। हमारे ट्रोपोस्फियर में वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है। तो जो हवा है वो हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, वो ऊपर की तरफ गई। जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आई। तो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में अगर प्लेन उड़ने लगेंगे ना, तो बादल इतने ज्यादा हैं, हालांकि बादल स्ट्रेटोस्फियर में भी दिख जाते हैं अगर आप प्लेन में बैठे ही होंगे सब लोग, ठीक है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में अगर प्लेन उड़ने लगा तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से प्लेन का जो उड़ने की एफिशिएंसी है बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होगा। इसलिए प्लेन स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है, वहां हवा भी कम होती है और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता है। अब यहाँ पे यही टेक्नोलॉजी किसी अलग तरीके से लगाई जा रही है। हाइपर लूप में आप एयर टाइट ट्यूब के अंदर एक पॉड को दौड़ा रहे हो। तो ये एयर टाइट ट्यूब है, इसके अंदर आपने एक पॉड को यहां से लेके यहां तक दौड़ाया और इस ट्यूब के अंदर आपने जो हवा का प्रेशर है वो कम रखा। तो जितना कम हवा का प्रेशर होगा उतना ही तेज अगर वो अंदर का पॉड दौड़ेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम आएगा। इसको बोला जाता है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अभी तक ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी उतनी इफेक्टिव या उतनी फीजिबल नहीं मानी जा रही थी, लेकिन अब तो इसका एक टेस्ट भी हो गया है। वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी है जिसने ह्यूमन टेस्ट किया है। एक ऐसी ही ट्यूब में जो कि 500 मीटर लंबी थी, उसके अंदर एक पॉड को दौड़ाया। कहां पे? डेजर्ट नॉर्थ ऑफ लास वेगस में। वो उसी दो कंपनीज के एम्प्लॉयज थे। इस हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी है ये ओपन सोर्स वेक्ट्रियन डिजाइन है जिसको टेस्ला और स्पेस एक्स ने
मिल के बना है। क्या लिखा हुआ है? इज अ सील ट्यूब और सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विद लो एयर प्रेशर थ्रू विच अ पॉड में ट्रेवल सब्सटेंशियली फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। ठीक है। हाइपरलूप could convey people or objects at airline or hypersonic speeds while being very energy efficient, or this would drastically reduce travel times versus trains as well as plane over distances of 1500 किलोमीटर। और 1500 किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज़ आपको काम आएगी। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।